सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और नया टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। तो क्या करना है आप लोगों को, फटाफट से अपनी एनसीईआरटीज़ खोल लेनी है, साथ में रखनी है पेंसिल, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, कुछ हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं, वो साथ साथ में हम लोगों को अंडरलाइन करते चलना है। और कुछ क्वेश्चंस भी हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीच बीच में हम क्वेश्चन करते रहेंगे, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के साथ साथ उसके पॉसिबल आंसर क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग हाईलाइट करते चलेंगे। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और साथ साथ में हाईलाइटेड करते चलना है जैसे जैसे हम टॉपिक्स को रीड करते चलेंगे, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बिना देर करे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वो क्या कहता है। देखो, इस वीडियो से पहले हमने क्या करा था, हमने बेसिकली आइडिया समझा सेकुलर स्टेट क्या होता है। हमने उसका आइडिया समझा जिसमें हमने दो फीचर्स को अंडरस्टैंड करा कि किसी भी स्टेट को हम सेकुलर स्टेट तब बोलते हैं जब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ वो एक नॉन थियोक्रेटिक स्टेट हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके स्टेट और पॉलिटिकल स्टेट और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, स्टेट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक कंप्लीट तरीके से सेपरेशन होना चाहिए। सबसे पहला फीचर ये पढ़ा। दूसरा फीचर क्या हम लोगों ने जाना? दूसरा फीचर जाना कि नॉन थियोक्रेटिक के साथ साथ उस पर्टिकुलर स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ किसी भी स्टेट में हो जाती है तो वो स्टेट कहलाता है एक सेकुलर स्टेट, ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट उसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ा था, और उसमें हमने एक चीज़ जानी थी कि अगर कोई कंट्री सेकुलर स्टेट है तो सेकुलरिज्म को वो दो अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। और वो दो अलग अलग तरीके क्या है? वो तरीके हैं, एक है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और एक होता है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। इस टॉपिक में, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को डील करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आइडिया समझेंगे। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अलग वीडियो करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसको यहाँ पर कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको चीज़ें, लेकिन हमें पता है कि हम चीज़ों को जो कॉम्प्लेक्स लगती है, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे सिंपल बनाते हैं, कैसे समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं रीड करती हूँ, समझते हैं और आप भी साथ साथ में फॉलो करते चलिएगा। ऑल द सेकुलर स्टेट्स दे हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर नाइदर थियोक्रेटिक नॉर डू दे स्टैब्लिश अ रिलीजन। यही चीज़ अभी हमने डिस्कस करी कि सारे सेकुलर स्टेट्स में एक चीज़ कॉमन होती है, तभी हम उसको सेकुलर स्टेट कहते हैं। सबसे पहली चीज़, ना ही तो वो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं और ना ही उनका कोई एक ऑफिशियल रिलीजन होता है, ठीक है। इतनी चीज़ हम लोगों को अब तक क्लियर हो चुकी है। अब क्या बोलता है कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो क्या कर रही है, वो अमेरिकन मॉडल को देखते हुए अपना एक पर्टिकुलर प्रकार का सेकुलरिज्म को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। किस मॉडल को फॉलो करते हुए? मेजरली जो अमेरिकन मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिकन मॉडल क्या कहता है, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो जो वेस्टर्न मॉडल है ना, जब भी हम बात करेंगे तो अमेरिकन मॉडल की बात करेंगे, और जो जनरली जो वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्रैक्टिस होता है उसी को ही हम लोग वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कहते हैं। अब वो क्या है? इसका सबसे पहला फीचर है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, ठीक है। मैं लाइन रीड करती हूँ और मैं आपको बताती चलूंगी कि इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज अंडरस्टूड एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, ये फीचर होता है सेकुलरिज्म का, है ना। तो यहाँ पर जब बात करी जाएगी स्टेट और रिलीजन के सेपरेशन की, तो उसको सेपरेशन करना है पहली बात तो। और उस सेपरेशन को क्या कहा जाता है? उस सेपरेशन को कहा जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, समझ लो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब हो जाता है कि एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा, स्टेट और रिलीजन के बीच में एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा, एक दीवार खड़ी होगी, स्टेट अलग होगा और जो रिलीजन है वो अलग होगा। इसके क्या मतलब है, इसी चीज़ को हम पूरे के पूरे, ये जो टॉपिक दिया हुआ है आपका, इसी चीज़ को बार बार अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्मिनोलॉजी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब आप क्या समझते हो, उसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है।
अब देखो, इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कभी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको लिखना है, कभी भी क्वेश्चन आता है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का बेसिक फीचर्स बताओ, तो सबसे पहले चीज़ आप यही लिखोगे दैट वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल पर वो आधारित है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है होता है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट ग्रीन लाइन जो हाईलाइटेड है वो उसी का मीनिंग बता रही है। द स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन एंड इन द सेम मैनर रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। सिंपल है बिल्कुल मीनिंग। जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो इंटरफेयर नहीं करेगी धर्म में, रिलीजन के अफेयर्स में। किस तरीके से रिलीजियस प्रीस्ट को अपॉइंट करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, पूजा कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है, किसको अलाउ करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में। और क्या बोलते हैं, उसी तरीके से धर्म भी, रिलीजन भी इंटरफेयर नहीं करेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है कि नहीं बना रही है, रिलीजन का कोई इंटरफेयर उसमें नहीं होगा। दोनों एकदम अलग हो जाएंगे। समझ गए? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने पर्टिकुलरली डायग्राम बनाया है ना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक सेकेंड के लिए। तो एस का मतलब क्या है? एस का मतलब हो जाएगा स्टेट। स्टेट का ये पूरा सर्कल है, ये पूरा स्टेट का एरिया है। दूसरा सर्कल है आर। आर का मतलब क्या है? रिलीजन। रिलीजन का एक अलग सर्कल है, रिलीजन का एक अलग एरिया है। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या कह रही है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, और क्रॉस का मतलब क्या है? ये जो मैंने क्रॉस लगाया है इस लाइन पर, क्रॉस का मतलब होता है कि ये दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और यही आइडिया म्यूचुअल एक्सक्लूजन का है। समझ रहे हो? ये डायग्राम मैंने बनाया है ताकि आपको चीज़ें डायग्रामेटिकली समझ में आए। अगर आप चाहो तो इस डायग्राम को भी बना सकते हो अपनी बुक में, और एज इट इज़ इसको आप एग्जाम में भी एक तरीके से ड्रॉ करके आ सकते हो। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। बस ये करना, जब आप एग्जामिनेशन में बनाओ तो एस की जगह पर स्टेट लिखना पूरा वर्ड, आर की जगह पर रिलीजन पूरा वर्ड लिखना, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो दैट स्टेट एंड रिलीजन दे आर टोटली डिफरेंट, they have their own jurisdiction and they cannot interfere in each other's sphere। समझ में आ गया? ये चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक तो हम लोगों ने समझ लिया कि दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसके और क्या क्या मायने हैं और क्या क्या इसके इनर मीनिंग्स है वो समझते हैं। क्या बोल रहा है? ईच ऑफ देम हैव ए सेपरेट स्पेयर। दोनों का स्पेयर अलग अलग है। जैसा हमने देखा, दोनों का सर्कल अलग अलग है, और दोनों का जुरिस्डिक्शन जो है जिसमें वो काम करेंगे वो भी अलग अलग है। दोनों एक दूसरे के एरियाज में नहीं आ सकते। ठीक है, और क्या बोलता है? नो रिलीजियस क्लासिफिकेशन कैन बी द बेसिस ऑफ एनी पब्लिक पॉलिसी। कभी भी कोई स्टेट पॉलिसी बनाएगा, जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, जो स्टेट के द्वारा बनाई जाती है, तो कभी भी स्टेट अगर पॉलिसी बनाएगा तो वो रिलीजन के बेसिस पर पॉलिसी नहीं बना सकता। किसी धर्म के बेसिस पर जॉब्स नहीं दे सकता, किसी धर्म के बेसिस पर एजुकेशन नहीं दे सकता। समझ गए? इसका मतलब ये है। और क्या कहता है? अगर ये चीज़ हो जाती है, अगर किसी रिलीजन के बेसिस पर पब्लिक पॉलिसी बन जाती है, तो ये चीज़ इललेजिटिमेट कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? इललेजिटिमेट कहलाई जाएगी। ठीक है, समझ गए हो? इसको बोला जाएगा इललेजिटिमेट इंट्रूजन ऑफ रिलीजन इन द स्टेट। ठीक है, ये हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग थी। और इसके क्या क्या मीनिंग है और क्या क्या डायमेंशंस हैं। ठीक है, ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि ठीक है, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों का अलग अलग काम होगा, और दोनों का जो स्पेयर है वो अलग अलग होगा, इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन होगी, दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इतना तो बेसिक दिमाग में घुस चुका है, लेकिन और इसका क्या मायने है, क्या डायमेंशन है, और वो समझते हैं। स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। स्टेट कभी भी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की मदद नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकता। और इट कैन नॉट गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज़। कभी भी स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, अगर वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के द्वारा रन करे जा रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड के लिए रुकते हैं, और इंडिया में जो सेकुलरिज्म फॉलो होता है, थोड़ा सा इसके साथ कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे साथ साथ में थोड़ा सा इंडिया से रिलेट करते हुए चलेंगे, और दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि इंडिया में जब कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाती है, तो हमने ये ज़रूर पढ़ा है आर्टिकल 30 में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडियन स्टेट मदद कर सकता है, फाइनेंशियल एड दे सकता है, किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इस्टेब्लिश करती है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों में अंतर समझ लिया हम लोगों ने कि
अमेरिका या फिर जब हम वेस्टर्न मॉडल की बात करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, वहाँ पर स्टेट मदद नहीं कर सकती किसी भी तरीके से माइनॉरिटीज़ की। लेकिन इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तुम मदद करोगे। ये अंतर समझ लिया? ठीक है, साथ साथ पैरेलल्स ड्रॉ करते चलेंगे हम लोग, कंपैरिजन करते चलेंगे और डिफरेंस समझते चलेंगे, तो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी कभी भी, क्योंकि आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कंपैरिजन करवाया जाएगा आपसे हमेशा, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो अभी साथ साथ में पढ़ रहे हैं, फिर रिवाइज भी करेंगे, दिमाग में चीज़ें ऐसी बैठ जाएगी कि फिंगर टिप्स पर चीज़ें याद हो जाएगी। इतने बढ़िया तरीके से चैप्टर को समझ लेंगे कि पूरी क्लास को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरीके से करेंगे। एक पॉइंट तो हमने समझ लिया, और क्या है, नॉर कैन इट हिंडर द एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एज लॉन्ग एज दे आर विद इन द ब्रॉड लिमिट्स सेट बाय द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टेट किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को हिंडर नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, जब तक वो लॉ को फॉलो कर रही है। अगर कोई अपना रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहा है, कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, लॉ के अकॉर्डिंगली निकल रहा है, तो स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कानून को फॉलो किया जा रहा है। अगर कानून को वायलेट किया जाएगा तब बिल्कुल पॉसिबल है पुलिस कुछ आकर के कुछ इंटरवीन करे, लेकिन जब तक ऐसी चीज़ नहीं होती है, जब तक लॉ को फॉलो किया जा रहा है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं उन एग्जाम्पल्स को, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेस्टर्न मॉडल आखिरकार एक्चुअली में क्या है। इफ़ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉरबिड्स अ विमेन फ्रॉम बिकमिंग अ प्रीस्ट देन द स्टेट कैन डू लिटिल अबाउट इट। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि विमेन प्रीस्ट नहीं बन सकती, विमेन को पावर देने से मना कर देता है कि तुम प्रीस्ट नहीं बन सकती, तो अब स्टेट कुछ नहीं कर सकता है एज पर द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, एज पर द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता इन सब चीज़ों में। और क्या एग्जाम्पल है, अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी एक्सकम्युनिकेट करता है, ठीक है, इफ़ अ रिलीजियस कम्युनिटी एक्सकम्युनिकेट्स इट्स डिसेंटर्स द स्टेट कैन ओनली बी अ साइलेंट विटनेस। मतलब समझ लो उसका, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर रिलीजियस कम्युनिटी, कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी अपने लोगों को अगर बाहर निकाल देती है, अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देती है कि तुम अब इस धर्म में रहोगे ही नहीं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग क्वेश्चन कर देते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को कि ये जो प्रैक्टिस है ये गलत है। ठीक है, अगर बलि दी जा रही है तो बलि नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी धर्म के नाम पर तो नहीं किया जाना चाहिए। तो कोई भी प्रैक्टिसेस को, कोई भी रूढ़िवादी, कोई भी कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस को अगर कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है, तो क्या होता है, तो बेसिकली उसको क्या कह दिया जाता है कि तुम धर्म से निकल जाओ। बोला जाता है कि नहीं ऐसा, कि तुम्हें धर्म से निकाल दिया जाएगा, तुम इस धर्म से नहीं बिलोंग करोगे आज से। वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, उसको उसके धर्म से बाहर निकाल दिया जाता है, तो स्टेट यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। क्यों, उसके रीजंस हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते चलना है, रीजंस भी समझते चलेंगे फिर। और क्या एग्जाम्पल है, अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉरबिड करता है, ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ, इफ अ पर्टिकुलर रिलीजन फॉरबिड्स द एंट्री ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर इन द सैंक्टम ऑफ इट्स टेम्पल देन द स्टेट हैज़ नो ऑप्शन बट टू लेट द मैटर रेस्ट एग्जैक्टली वेयर इट इज़। अगर किसी धर्म में किसी मेंबर को, ठीक है, कोई भी मेंबर हो सकता है, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, मतलब किसी भी जेंडर का हो, तो अगर उसको ये बोला जा रहा है कि तुम टेम्पल में एंट्री नहीं ले सकते, तो तब भी यहाँ पर भी स्टेट कुछ नहीं कर सकता। क्यों, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन इज़ अ प्राइवेट मैटर नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी और लॉ। इसीलिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म है, जो वेस्टर्न मॉडल धर्म को कैसे समझता है, वेस्टर्न मॉडल कहता है कि रिलीजन एक बहुत प्राइवेट मैटर है, रिलीजन एक व्यक्तिगत मैटर है, और रिलीजन कभी भी स्टेट पॉलिसी या लॉ का मैटर हो ही नहीं सकता। हम लॉ के ज़रिए, पॉलिसी के ज़रिए रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही है, तो वेस्टर्न मॉडल कहता है कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? ये सभी जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो सारी क्या है, सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। और वेस्टर्न मॉडल कहता है कि ये क्योंकि एक प्राइवेट मैटर है, तो हम कभी भी इस पर्टिकुलर प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये एक अलग मैटर है, ये है धर्म का मैटर। और अगर धर्म का मैटर है तो धर्म के नेता, धर्म के रिलीजियस लीडर्स को सॉल्व करें। स्टेट का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल हाथ एकदम अलग कर लेता है स्टेट यहाँ पर। ठीक है, खड़े कर लेता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब ये चीज़ एग्जाम्पल
इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के साथ में हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इंडिया में भी तो टेम्पल एंट्री अलाउड नहीं थी दलित्स को, विमेन को टेम्पल एंट्री अलाउ नहीं थी, हमने एग्जाम्पल्स पढ़ा है पहले बुक में। लेकिन इंडियन स्टेट ने क्या ऐसा होने दिया, इस चीज़ को चालू रहने दिया? नहीं, इंडियन स्टेट आ गया तुरंत, इंडियन गवर्नमेंट आ गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा मना कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, टेम्पल एंट्री इसकी वजह से मिल गई दलित्स को, ठीक है। और विमेन के साथ जब सबरीमाला, जो टेम्पल एंट्री हमने पहले भी डिस्कस करा है कि जब विमेन को सबरीमाला टेम्पल में एंट्री नहीं मिल रही थी तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जेंडर के बेसिस पर एक इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है और ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी कि एक पर्टिकुलर जेंडर को एक टेम्पल में एंट्री नहीं दी जा रही है। उसके बाद से फिर विमेन को एंट्री मिल गई सबरीमाला टेम्पल में, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों का पैरेलल ड्रॉ करें। एक तरफ अमेरिका या फिर जो हम वेस्टर्न मॉडल की बात करेंगे तो वेस्टर्न मॉडल कहता है कि भाई रिलीजन प्राइवेट मैटर है, स्टेट का उससे कोई लेना देना नहीं है, कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना हो रही हो, इक्वालिटी इनइक्वालिटी क्यों ना प्रैक्टिस करी जा रही हो, इनजस्टिस क्यों ना किया जा रहा हो, हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। रिलीजन का मैटर है, रिलीजियस लीडर्स अपने आप देख ले, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी स्टेट की पॉलिसी या लॉ रिलीजन के बेसिस पर नहीं बनने वाली। उन्होंने तो ऐसे हाथ खड़े कर दिए। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में हमने बोला कि नहीं, अगर हमें लग रहा है किसी भी व्यक्ति का इक्वालिटी, किसी भी व्यक्ति का फ्रीडम, ये दो वैल्यू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो वैल्यूज़ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीज़न को देता है, अगर इनको वायलेशन किया किसी भी तरीके से किया जा रहा है, किसी भी रिलीजन के द्वारा किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट आएगी, सुप्रीम कोर्ट आएगा, इंटरफेयर करेगा और रिलीजियस रिफॉर्म्स करे जाएंगे ताकि लोगों की इक्वालिटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। पैरेलल्स ड्रॉ करें हम लोगों ने, साथ साथ में हम लोग इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े चलिए। और क्या कहता है, और अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ये जो लाइन है ना, पर्टिकुलर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट में रिलीजन को एक प्राइवेट मैटर माना जाता है, इसीलिए वो कभी भी स्टेट पॉलिसी या स्टेट लॉ का बेसिस हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो और क्या बोला जा रहा है। दिस कॉमन कॉन्सेप्शन इंटरप्रेट्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन एन इंडिविजुअलिस्टिक मैनर। वेस्टर्न मॉडल में जब भी हम फ्रीडम की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, तो वो हमेशा इंडिविजुअल के लेवल तक ही बात करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, लिबर्टी इज़ द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब वहाँ पर लिबर्टी की बात करी जाएगी तो वो लिबर्टी केवल इंडिविजुअल्स की लिबर्टी के बारे में बात करी जाएगी। और इक्वालिटी इज़ इक्वालिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स। जब वहाँ पर इक्वालिटी की बात करी जाएगी तो केवल इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वालिटी की बात करी जाएगी, कम्युनिटी की लिबर्टी और कम्युनिटी की इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यही चीज़, इसका मतलब क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि केवल लिबर्टी और इक्वालिटी केवल इंडिविजुअल्स तक सीमित है, लिबर्टी और इक्वालिटी का कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट हुआ जो ग्रीन लाइन में और जो टिक मार्क ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है और जो टिक मार्क है वो इसका रिजल्ट हुआ। देयर इज़ अ लिटिल स्कोप फॉर कम्युनिटी बेस्ड राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स। वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड राइट्स मिलने का, एक कम्युनिटी के बेसिस पर फ्रीडम और इक्वालिटी मिलने का, कम्युनिटी के बेसिस पर, माइनॉरिटी के बेसिस पर या माइनॉरिटीज़ के राइट्स देने का कोई वहाँ पर क्राइटेरिया ही नहीं है। वहाँ पर बहुत ही कम चांसेस है कि माइनॉरिटीज़ को कुछ सर्टेन राइट्स मिले, क्योंकि हमने पढ़ लिया इक्वालिटी और लिबर्टी को वो केवल इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से देखते हैं। वो ये कहते ही नहीं है कि कम्युनिटीज़ के बीच में भी इक्वालिटी आनी चाहिए और कम्युनिटीज़ के बीच में भी फ्रीडम होना चाहिए। समझ गए, इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ऐसा वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्यों है आखिरकार कि वो कम्युनिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं देते जैसे इंडिया में मिलता है। इंडिया में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 कम्युनिटी बेस्ड राइट्स है जिसमें हम माइनॉरिटीज़ के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। इंडिया में तो वैसा है, लेकिन वेस्ट में ऐसा क्यों नहीं है। वेस्ट में इसीलिए ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, उस चीज़ को समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज टेल अस व्हाई दिस इज सो, ठीक है। क्या बोलते हैं, और एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ज्यूज मोस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज दे वर मार्क्ड बाय अ ग्रेट डील ऑफ रिलीजियस होमोजिनिटी। वेस्टर्न सोसाइटीज़ क्या है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में एक रिलीजन को फॉलो किया जाता था, क्रिश्चियनिटी। हाँ, कुछ कुछ लोग जूज़ होते थे जो जुदाइज़म को फॉलो किया करते थे, ठीक है, यहूदी थे कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या थे, क्रिश्चियनिटी,
है ना, क्रिश्चियनिटी उनका रिलीजन था। इसकी वजह से वहाँ पर क्या थी, रिलीजियस होमोजिनिटी थी, एक ही कम्युनिटी थी वहाँ पर। अब खुद सोचो, जहाँ पर एक कम्युनिटी है तो वहाँ वहाँ पर क्या कोई इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होने की संभावनाएं थी क्या? बताओ मुझे। इंडिया में तो हमारे पास 8-10 जितने भी रिलीजन है। इसी की वजह से वहाँ पर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की संभावना इंडिया में है कि एक धर्म दूसरे धर्म को दबा रहा है। चलो ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि धर्म इतने सारे हैं, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में तो एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी है डोमिनेंट धर्म। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर क्या था, देयर वॉज लेस फोकस ऑन इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। वहाँ पर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पर फोकस ही नहीं था। इसीलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर एक ही जो कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही धर्म के जो लोग हैं, वो वहाँ पर रहा करते थे। इसीलिए धर्म के आधार पर दो कम्युनिटीज़ के बीच में डोमिनेशन हो जाए, संभावना ही नहीं थी वहाँ पर, थी ही नहीं ऐसी संभावनाएं। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्योंकि वहाँ पर ऐसी संभावनाएं ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हमें माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ थी ही कहाँ वहाँ पर, क्रिश्चियनिटी ही थी मेजरली। ठीक है, इसीलिए वो जब फ्रीडम की बात करते हैं तो केवल इंडिविजुअल की बात करते हैं, कम्युनिटीज़ को इसीलिए रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता क्योंकि एक ही कम्युनिटी थी वहाँ पर। समझ गए, इसका मतलब ये है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, और ये बोलते हैं इसी चीज़ की वजह से वो नेचुरली फोकस इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पर किया करते थे और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात वहाँ पर नहीं होती थी। ठीक है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या है, वो ये देखा करते थे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जितने भी सेक्ट है, कहीं वो एक दूसरे को डोमिनेट तो नहीं कर रहे, केवल इतना देखना काम था उनका। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या बोलते हैं, इश्यूज ऑफ इंटर रिलीजियस एंड देयर फॉर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स और इक्वालिटी दे आर ऑफन निगलेक्टेड। इसी की वजह से जो इंटर रिलीजियस इक्वालिटी का जो आइडिया है, जो माइनॉरिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज करने का जो आइडिया है, वो वहाँ पर कभी था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये संभावना ही नहीं हो सकती थी कि वहाँ पर किसी भी तरीके से इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो, बिकॉज वहाँ पर एक रिलीजियस होमोजिनिटी थी। वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो स्टार्टिंग से ही इतने सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और इसी की वजह से इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की संभावना इंडिया में ज़्यादा थी। और इसी की वजह से हमने क्या करा, इसी की वजह से हमने करा कि भाई माइनॉरिटीज़ को राइट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर तो धर्म अलग अलग है, डाइवर्सिटीज़ ही डाइवर्सिटीज़ है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में डाइवर्सिटीज़ नहीं है इतनी, होमोजिनिटी है वहाँ पर, इंडिया में डाइवर्सिटी है। ठीक है, होमोजिनिटी का मतलब क्या है, एक ही धर्म के लोग, एक ही कल्चर के लोग हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, विविध प्रकार के धर्म हैं, विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं। समझ गए, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को करनी है। अब फाइनल 2 और पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, और 2 पॉइंट्स क्या आ गए हैं जिसको हमें साथ साथ में टिक मार्क भी करते चलना है। आई होप अब तक जो भी रेड कलर से टिक मार्क था वो भी आपने साथ साथ में टिक मार्क किया होगा, बिकॉज मतलब हर बार मैं ये बोलूँ कि इसको टिक मार्क कर लो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप साथ साथ में इतना जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग आपको हो जानी चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क भी किया हुआ है तो हम भी कर लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो लास्ट में 2 लाइन है और 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या बोलता है, दिस फॉर्म ऑफ मेन स्ट्रीम सेकुलरिज्म हैज़ नो प्लेस फॉर द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। ये जो मेन स्ट्रीम सेकुलरिज्म है, जो कहता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। इसी की वजह से क्या होता है, कभी भी स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करता ही नहीं है। वहाँ पर कभी स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म को नहीं सपोर्ट करेगा और ना ही कभी रिलीजियस रिफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर किसी को उसकी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जा रहा है कि तुम धर्म से निकल जाओ, स्टेट कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कुछ लोगों को अगर टेम्पल एंट्री नहीं मिल रही है किसी भी बेसिस पर, स्टेट कुछ नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म करता है। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए, सबरीमाला का हो, चाहे दलित के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो सारी चीज़ें हो, चाहे सती प्रथा हो, ठीक है, या फिर और अदर काइंड ऑफ सिस्टम्स हो। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मॉडल में। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है, स्टेट सपोर्ट नहीं कर सकता वहाँ पर, स्टेट कभी भी रिलीजियस रिफॉर्म नहीं कर सकता है वेस्टर्न मॉडल में। और क्या बोलता है, दिस फीचर्स फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग दैट सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम चर्च एंड रिलीजन एंटेल्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया है, वो फॉलो कर रहे हैं एक सिंपल सा मॉडल, उस मॉडल का नाम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मॉडल। ठीक है, कि हम एक दूसरे से क्या करेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे, एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं होगा किसी भी तरीके से।
ठीक है। इसी मॉडल की वजह से कभी भी रिलीजियस रिफॉर्म नहीं करे जाते, कभी भी वहाँ पर माइनॉरिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी अब तक। एक बार रिवाइज कर ले फटाफट से, ठीक है। चीज़ें और ज़्यादा बिल्कुल दिमाग में एकदम ऐसा हो जाएगा कि मतलब सब चीज़ एकदम याद हो गई है बढ़िया तरीके से, ठीक है। 2 मिनट है बस, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या जाना? हमने जाना है आज वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, जिसमें हमने सबसे फंडामेंटल वर्ड पढ़ा, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके आइडिया को समझा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, और ना ही रिलीजन इंटरफेयर करेगा स्टेट में। ये सबसे पहला पॉइंट हमने जाना। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के फीचर्स बताओ, सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है, इसका मीनिंग क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या जाना? फिर हमने जाना कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स की, और क्या क्या है कि स्टेट कभी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मदद नहीं करेगा, स्टेट कभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मदद नहीं करेगा, अगर कोई टेम्पल एंट्री नहीं दे रहा है तो स्टेट वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये सेकंड पॉइंट हम लोगों ने इसका टिक मार्क किया हुआ है। तो ये एज अ सेकंड पॉइंट के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है। रिलीजन कभी भी बेसिस हो ही नहीं सकता स्टेट पॉलिसी का या लॉ का। अगर कोई रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो वेस्टर्न मॉडल ये कहता है कि उसको रिलीजन खुद डील करे, हम डील नहीं करने वाले उसको किसी भी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बढ़ा कि देर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप, वहाँ पर बहुत ही कम स्कोप होता है कम्युनिटी बेस्ड राइट्स का या माइनॉरिटी राइट्स का। ये थर्ड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, कि वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं करे जाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस होमोजिनिटी है, वहाँ पर इतने ज़्यादा धर्म नहीं है जैसे इंडिया में है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर जब इंडिविजुअल की बात करी जाएगी, लिबर्टी और इक्वालिटी की जब बात करी जाएगी, तो केवल इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से सोचा जाएगा, उसको कभी भी कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पर कभी भी वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो फोकस ज़्यादा किस पर करते हैं? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पर करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम दोनों चीज़ों पर फोकस करते हैं, इंटर रिलीजियस पर भी फोकस करते हैं, इंट्रा रिलीजियस पर भी फोकस करते हैं। और हमने क्या पढ़ा? और हमने ये पढ़ा कि वहाँ पर कोई भी स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी प्रकार के रिलीजियस रिफॉर्म को। लेकिन हमने पढ़ा इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करता है, स्टेट खुद रिलीजियस रिफॉर्म्स करता है, ठीक है। और लास्ट में वही बात उन्होंने बोली कि ये आइडिया है, ये जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो रहा है ना चर्च और स्टेट के बीच में, कि चर्च अलग रहेगा, स्टेट अलग रहेगा, ठीक है, ये जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है ये आइडिया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। समझ गए? ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली। बताओ कहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स थी, बताओ कहाँ चीज़ें समझ में नहीं आई। इतना सिंपल सिंपल से जब चीज़ें करेंगे ना तो चीज़ें दिमाग में बैठती है, ठीक है। स्टार्टिंग में लगता है सब कुछ बहुत ज़्यादा, अरे यार ये तो बहुत भयानक है, बहुत डरावना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ दिमाग के ऊपर ऊपर से जा रहा है। स्टार्टिंग में लगेगा, घुसो तो सही एक बार चीज़ों के अंदर, धीरे धीरे चीज़ें समझ में भी आने लगती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से मतलब आपको पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नई नई चीज़ों को जब समझते हैं ना, एक अलग ही मज़ा आता है चीज़ों में, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, क्लियर कर लिया हम लोगों ने चीज़ों को। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे जहाँ पर हम इंडियन मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।